प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति होगा जो मानव समुदाय के हस्तक्षेप के बिना खुद से उगे और विकास करे। जैसे जंगल वगैरह हो गया जहाँ पे मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, उस प्रकार की वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक, जो एक किसान के द्वारा उगाई गई भूमि होगा, जो कृषि कार्य होगा, उसको हम प्राकृतिक वनस्पति में नहीं शामिल करते हैं। ठीक, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। उच्चावच, तापमान और वर्षा किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले मूल घटक हैं, मूल कारक हैं, यानी भौतिक कारक हैं। ठीक है, देखिए उच्चावच कैसे, उच्चावच कहे या तो तापमान कहे। तापमान जो प्राकृतिक वनस्पति को विकास को कैसे प्रभावित करती है। तापमान और वर्षा में दो कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र में मिलने वाले वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है। तापमान के आधार पर उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा आपका। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, तापमान के आधार पर उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, इसके बाद से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे कम तापमान वाले क्षेत्र में, आपका शीतोष्णकटिबंधीय वन मिलेंगे। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय। थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे, मतलब देखिए ये तापमान, मतलब तापमान बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तापमान यहाँ पर टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो इसके आधार पर उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन। ठीक, शंकुधारी वन के बाद आपका आ जाएगा तुंद्रा वनस्पति। ठीक है, तुंद्रा वनस्पति जहाँ पे लाश मॉस, लाइकेन वगैरह उगते हैं। ठीक है, जहाँ पे काई वगैरह उगती है, तुंद्रा वनस्पति। शंकुधारी वन वो वनस्पति होती है, ठीक है, जो आपका लगभग 60 डिग्री के आसपास ऊंचे अक्षांशों पे जहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है, इस वनस्पति का आकार लगभग इस तरह का होता है। ठीक है, शंकु के आकार का होता है। ठीक है, इसलिए इनको शंकुधारी वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति वो वनस्पति हैं जो 0 डिग्री से लेकर के लगभग 33 डिग्री के आसपास उगते हैं। यहाँ पे अब देखिए तापमान के आधार पर, मतलब तापमान घटता जा रहा है तो वनस्पति का विकास कैसे हो रहा है। उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन और तुंद्रा वन। ठीक है, जो लकड़ियाँ होंगी उष्णकटिबंधीय वन की लकड़ियाँ कठोर होंगी, भारी होंगी। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते जाएंगे निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में 0 डिग्री से 90 डिग्री के आसपास, तो तापमान घटता हुआ चला जाएगा। लकड़ियाँ कठोर से मुलायम होती चली जाएंगी और उनका जैव भार कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये तो तापमान है, ये जो वनस्पति के विकास को प्रभावित कर रहा है। देखिए जो वर्षा होगा वो वर्षा वनस्पति के विकास को कैसे प्रभावित करेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पहले आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास होगा। ठीक है, सदाबहार वन विकास होगा जहाँ पे लगभग साल भर वर्षा होती है और वनस्पति में जो पूरे पत्ती होते हैं वो पौधे एक साथ नहीं गिराते हैं। ठीक है, सदाबहार वन, सदाबहार वन के बाद आपका पर्णपाती वन हो जाएगा। ठीक है, वर्ष में एक बार जब पानी की कमी होती है, वायुमंडल में नमी कम हो जाता है, ये पौधों को पानी कम मिलता है, तो ये अपनी पूरी पत्ती लगभग 2 से ढाई महीने के लिए एक बार गिरा देते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन आपका सवाना आ जाएगा। सवाना वनस्पति वे वनस्पति हैं जो कटीली झाड़ीनुमा होती है। ठीक है, कटीला झाड़ीनुमा होता है। इसके ऊपर चले जाएंगे तो आपका और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चले जाएंगे तो आपका यहाँ पे मरुस्थली वन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, अभी कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूँ तो फिर आगे मैं पढ़ के समझा दूंगा। मरुस्थली वन मतलब जो वर्षा है वो वर्षा की मात्रा, ठीक है, यहाँ से कम होती चली जा रही है। यहाँ पे बारिश अधिक है, 0 डिग्री के आसपास जो बारिश वहाँ पर अधिक है, फिर इधर जाएंगे तो बारिश धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मतलब वर्षा वनस्पति के विकास को प्रभावित कैसे कर रहा है। उच्च अक्षांशों, निम्न अक्षांशों पर जहाँ पर बारिश बहुत अधिक हो रहा है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, फिर उससे कम वर्षा वाले में पर्णपाती वन, उससे कम वर्षा वाले में सवाना वन और सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में आपका मरुस्थली वनस्पति का विकास होता है। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। जो भारत की वनस्पति है, देखिए जो भारत में जो वनस्पति है, भारत में लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक, 900 मीटर की ऊंचाई तक जो वनस्पति का विकास है उसको वर्षा प्रभावित करता है। यदि 900 मीटर से ऊपर चले जाएंगे तो वनस्पति के विकास को भारत में तापमान प्रभावित करता है। तापमान के आधार पर वनस्पति का विकास कैसे होगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, शंकु और तुंद्रा वनस्पति। वर्षा कैसे प्रभावित कर रहा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बाद से आपका पर्णपाती वन। ठीक, पर्णपाती के बाद आपका सवाना आ जाएगा, सवाना के बाद मरुस्थली वनस्पति हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आई होप दैट आपको इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, फिर आगे जहाँ पे टेक्निकल शब्द आएंगे उसको समझ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि जो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था ना कि वनस्पति का वह भाग मतलब वह वनस्पति जो मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना उगता हो उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं और लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसे आप
अक्षत वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन कहिए, ठीक है, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहिए, ठीक है। ये जो है कि 0 डिग्री से लेकर के लगभग 10 डिग्री के आसपास जो अधिक वर्षा और तापमान वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे इस तरह की वनस्पति उगती है। और ये वनस्पति साल भर हरे भरे रहते हैं, साल भर इनमें पत्ती लगी रहती है। ये अपने पूरे पत्ती को एक साथ नहीं गिराते हैं। जैसे पर्णपाती वन की विशेषता क्या है कि ये अपने पत्ती को, जिस समय मौसम शुष्क हो जाता है, पूरी की पूरी पत्ती एक साथ गिरा देते हैं। ये वन भारत में उन भागों में पाए जाते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होगा, ठीक है। बात ध्यान से सुनिएगा, बारिश कितना होगा? 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा, ठीक है, और तापमान कितना होगा? 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होगा। इसी को उष्णकटिबंधीय वन को, ठीक है, आप तापमान के आधार पर इसको उष्णकटिबंधीय वन कहेंगे, ठीक है, और वर्षा के आधार पर प्रभावित करते आप इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, ठीक। वृक्षों के पतझड़, ठीक है, देखिए एक बार थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए, जो तापमान वनस्पति के विकास को प्रभावित कर रहा है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सॉरी, जो तापमान के आधार पर उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, शीतोष्ण के वन के बाद आपका शंकुधारी, फिर तुंद्रा वनस्पति। तो यहाँ पे लकड़ियाँ कठोर से मुलायम होती चली जाएंगी, ठीक है, लेकिन जो वर्षा वनस्पति के प्रभावित कर रहा है, ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक, पर्णपाती वन, सवाना वनस्पति और आपका मरुस्थली। तो यहाँ पे लकड़ियों की क्या होगी कि सघनता, ठीक है, लकड़ियों की जो जंगल होगी उसकी सघनता कम होता हुआ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सघनता कम हो जाएगा। यहाँ पे जो सदाबहार वन होंगे उसकी ऊंचाई बहुत अधिक, बहुत सघन होगा, धीरे धीरे आप इधर चले जाएंगे तो सघनता, जैवभार, जैव विविधता, जैव विविधता यहाँ पे सबसे कम कहाँ पे जैव विविधता होगा? मरुस्थली वन में, मतलब यहाँ पे विविधता कम होती हुई चली जाएगी। वृक्षों के पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं होता है, मतलब सारे पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं, ठीक है। वन साल भर हरे बने रहते हैं और इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों में जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, इन वनों में सर्वाधिक आपकी जैव विविधता पाई जाती है। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपरी भाग में तथा तमिलनाडु में सीमित है, ठीक है। आपको मैं बताया था जो लक्षद्वीप समूह है वो अरावली पर्वत का भाग है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये आपका किसका भाग है? हिमालय पर्वत का भाग है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में जो कि इंडियन का जो भौतिक भूगोल है लगभग खत्म हो चुका है, ठीक है। इन वनों का जो व्यापारिक महत्व है, ठीक है, वृक्षों में एबनी, आबनुस, मोहगनी, रोजवुड, ठीक है, रबर, ठीक है, रबर और सिनकोना, रोजवुड वुड, आयरन वुड, एबनी, मोहगनी, सब जगह। रोजवुड किसको कहते हैं? जो गांव में आप अपने शीशो देखे हैं ना, शीशम या शीशो जिसको कहते हैं, ठीक है, इसका आप पत्ती को थोड़ा सा तोड़ के महकेंगे तो लगभग गुलाब की तरह महकेगा, ठीक है, पत्ती को मीस के महकेंगे हल्का सा रगड़ करके तो गुलाब की तरह महकेगा, इसलिए आप इसको रोजवुड इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। एबनी, मोहगनी, आबनुस, रोजवुड, सिनकोना, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की प्रजातियां हैं, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की क्या विशेषता है कि ये भारत में सबसे बड़े भाग पे फैले हुए हैं, ठीक है। भारत का जो भारतीय उपमहाद्वीप है, मतलब भारतीय क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्रफल की दृष्टि से है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष, ठीक है, वृक्ष जो कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए, 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इसलिए पतझड़ वाले वन कहा जाता है, राइट। ये वन हिमालय के गिरिपदी प्रदेशों में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं वो कौन कौन से हैं? सागवन, ठीक है, सागवन हो गया, बांस, साल, शीशम, ठीक है, शीशम देखिए, शीशम इसमें भी उसमें भी दोनों में आता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में भी शीशम आता है जिसको हम रोजवुड कहते थे, ठीक है। चंदन, कुसुम, अर्जुन, ठीक है, और शहतूत, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। एक बार और इन वृक्षों को देखिए क्योंकि ये पूछा जाता है, ठीक है। सागवन, ठीक है, बांस, ठीक है, बांस देखिए, बांस यहाँ पे भी आएगा और बांस सवाना वनस्पति में भी बांस को शामिल किया जाता है। बांस हो गया, नीम हो गया, दोनों को दोनों सवाना वनस्पति में भी शामिल किया जाता है। साल के वृक्ष हो गए, शीशम, चंदन, ठीक है, चंदन को ध्यान रखिएगा, चंदन किसका है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष की एक प्रजाति है। कुसुम, अर्जुन, ठीक है, और शहतूत।
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात देखिए, कह रहे कि ये घास के मैदान 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले मैदानी भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार की जो वनस्पति कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? कर्नाटक, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे, विशेष करके यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होगा और शुष्क मैदानी भागों में पाए जाएंगे। इनमें क्या होगा, जो राज्य कहाँ कहाँ पे? कर्नाटक में कुछ भागों में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के पठारी भागों में ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। शुष्क मरुस्थल या कांटेदार वनस्पति, जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है, ठीक, वहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक। इन भागों में वन छोटे छोटे वृक्षों की एक कटीली झाड़ियाँ के रूप में होता है, कटीली झाड़ियों के रूप में होता है, ठीक। और ये जो है वनस्पति है, मरुस्थलीय वनस्पति, इसकी खास विशेषता क्या है कि इस क्षेत्र के अधिक से अधिक जो वनस्पति है रात में फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा, जो मरुस्थलीय वनस्पति है रात के जो चांदनी होता है, ठीक है, चंद्रमा की जो रोशनी होता है उसमें भी वनस्पतियाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र के विशेष रूप से वनस्पतियाँ रात में इनका स्टोमेटा खुलता है, जो पत्ती पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमेटा खुलता है। पत्ती तो होता नहीं है, लेकिन इनके जो तना होता है उस तना में क्लोरोफिल होता है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र के जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनके तना में क्लोरोफिल होता है, उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है और विशेष करके ये रात में खुलते हैं और रात में इनके द्वारा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है, ठीक है। जो आपका शीत मरुस्थल होता है, शीत मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी? वहाँ पे भी लगभग 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगा, ठीक है, जिसको हम ऊपर आपको तुंद्रा वनस्पति समझाए थे, तुंद्रा वनस्पति, ठीक है। जो तुंद्रा वनस्पति होगा, ठीक है, यहाँ पे मांस, ठीक है, और लाइकेन जैसे छोटी छोटी मांस, मतलब एक तरह से काई समझ लीजिए, काई, ठीक है, देसी भाषा में काई, लाइकेन, ठीक है, लाइकेन, इस तरह की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। सीबोकथर्म एक प्राकृतिक वनस्पति है, ये भी लगभग शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, सीबोकथर्म, ठीक है। ये देखिए, ये आपका भी तो मरुस्थल शीत मरुस्थल है, मतलब शीत मरुस्थल की जो वनस्पति क्या होगी? लाइकेन होगा, काई होगा यानी मांस होगा और सीबोकथर्म होगा, ठीक। जो शुष्क मरुस्थल होगा, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होगा, उसमें आपको छोटे छोटे कटीले झाड़ जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है, खजूर हो गया, देवदार हो गया, मदार हो गया, ठीक है, इस तरह के उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल के वृक्ष हैं। थोड़ा सा और देखिए यहाँ पे, और भारत में, ठीक, भारत में देखिए ये वन राजस्थान, गुजरात, कौन से वन? जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन है, राजस्थान में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्र में। जो अरावली वाला ऊपर वाला जो बेल्ट है ना अरावली का, जिसको रायसीना हिल हम बताए थे आपको, जरगा हिल, रायसीना हिल, ठीक है, आबू पर्वत, ठीक, ये सब इस क्षेत्रों में आपका पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है आगरा वाला, ठीक है, जो राजस्थान से लगा हुआ, वहाँ पे थोड़े वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्धशुष्क भागों में पाया जाता है। यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं कौन कौन से? अक्सिया, ठीक है, अकाशिया, खजूर यानी पाम जिसको कहते हैं, यूफोरबिया, ठीक है, यूफोरबिया, नागफनी जिसको कैक्टस कहते हैं, और खेजड़ा, ठीक है। खेजड़ा को शुष्क क्षेत्र या मतलब राजस्थान का राजा कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान का राजा खेजड़ा को कहा जाता है। इस वनस्पति की मतलब इस वृक्ष का जो पौधा से लेकर के, ठीक है, पौधा से लेकर के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो पत्ती होगा, पत्ती मतलब बहुत कम पानी में, बहुत कम उसमें जहाँ पे मतलब बारिश सबसे कम होती है, ठीक है, वहाँ पे भी ये उगने के लिए अनुकूल होता है। मतलब कम से कम पानी में ये खेजड़ा का वृक्ष उगने के लिए अनुकूल होता है। ये औषधि के लिए, पशुओं को चारा के लिए और जलावन की लकड़ी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान का या मरुस्थल का राजा खेजड़ा। डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन, ठीक है, ये वे वनस्पति होती हैं जो विशेष करके पानी वाले क्षेत्रों में उगते हैं, ठीक है। ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति हैं, ठीक है, ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। एक तरह से ये बैरियर का काम करते हैं, समुद्र से सुनामी या जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात वगैरह आते हैं तो उसके लिए एक तरह से दीवार या बैरियर का काम करते हैं। कौन? मैंग्रोव वनस्पति। तट पर आते आते जो तट में प्रवेश करती है, जो भी तूफान, ठीक है, चक्रवात, वो तट यहाँ पे प्रभाव कम हो जाता है और जाकर के तटीय इलाकों में जो नगर होते हैं या जो भी आवास होता है वहाँ पे कम से कम नुकसान होता है।
घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है। इनमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा में ये वनस्पति पाए जाते हैं। कहाँ पे? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा और कावेरी के डेल्टा भागों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। कौन? जो गंगा ब्रह्मपुत्र में विशेष रूप से सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसके लिए इसको सुंदरबन कहा जाता है। ठीक है, सुंदरबन, सुंदरी एक प्रकार की आपका क्या है? वृक्ष की प्रजातियां हैं। और सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसमें पाया जाता है। ये क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इन वनों में ताड़ हो गया, ठीक है, देखिए ताड़ यहाँ पे भी आ गया ना, ताड़, कैसूरीना, नारियल, ठीक है, नारियल को याद रखिएगा, क्योड़ा, एंगोर, ठीक है, इसको एक बार और सुनिए। ताड़ के वृक्ष किसके हैं? ये आपका मैंग्रोव वनस्पति। कैसूरीन मैंग्रोव वनस्पति है, नारियल भी मैंग्रोव वनस्पति है और क्योंझर ये भी आपका क्योंझर और एंगोर, ठीक, ये आपका मैंग्रोव वनस्पति है। पर्वतीय वन की क्या खासियत है? ठीक है, पर्वतीय वन में क्या होगा? नीचे से ऊपर देखिए, हिमालय का जो पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी हिमालय है, ठीक है, जो वनस्पति पूर्वी हिमालय में अधिक ऊंचाई पे मिलेगी, वही वनस्पति पश्चिमी हिमालय में कम ऊंचाई पे, लगभग 300 मीटर के आसपास का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, क्यों? कि जो पूर्वी हिमालय समुद्र तल से समुद्र से और 0 डिग्री से इसकी दूरी कम है, समुद्र से इसकी दूरी कम और 0 डिग्री से इसकी दूरी कम, मतलब विषुवत रेखा से दूरी कम है। यहाँ पे तापमान और ऊंचाई तक जाएंगे तो मिलता जाएगा, लेकिन पश्चिमी हिमालय में तापमान धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ चला जाता है। पर्वतीय वन मतलब 900 मीटर की ऊंचाई तक भारत में जो वनस्पति का विकास होगा वो वर्षा प्रभावित करता है। और 900 मीटर से ऊपर यदि चले जाएंगे भारत में, ठीक है, तो वहाँ पे वनस्पति के विकास को तापमान प्रभावित करता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इसको गांठ बांध लीजिएगा, ये पूछा जाता है। ये सारा का सारा टॉपिक जानते हैं, ये सब मेंस का टॉपिक है। जब आप पीसीएस वगैरह का मेंस देंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम इसको चालू करने का सीरीज बस एक ही मतलब था कि जो टेक्निकल शब्द है यहाँ पे हम आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे। जब मेंस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेंस के पर्पज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे इन शब्दों को समझाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक, ये वनस्पति हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, हिमालय के पर्वतीय भागों में उगते हैं। ऊंचाई के साथ साथ जो प्राकृतिक वनस्पतियों में अंतर दिखाई देता है। ठीक है, देखिएगा, ऊंचाई के साथ प्राकृतिक वनस्पति के विकास में अंतर दिखाई देता है। जो वनस्पति पूर्वी हिमालय में, ठीक है, 3300 मीटर की ऊंचाई पर दिखाई देने लगता है, वो वनस्पति पश्चिमी हिमालय में जाएंगे तो वो लगभग आपका 1800 मीटर की ऊंचाई के आसपास, 2200 मीटर की ऊंचाई के आसपास दिखाई देता है। ठीक है, देखिए ऊंचाई के आधार पर क्या है, जो 1500 मीटर की ऊंचाई तक है वहाँ पे सदाबहार और पतझड़ मिलेंगे। ठीक है, 1500 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है, 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक आपका शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है, और चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे। ओक है, देवदार है, पर्च है और मोपिल है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ठीक है, ये हिमालय के पूर्वी किनारे पे। ठीक है, और पश्चिमी किनारे में जाएंगे तो यहाँ से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई आप कम कर लीजिए, लगभग 1200 से आपका 2300 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक, मतलब 1500 से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई पर औसत शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे। ओक है, देवदार है, पर्च है और मैपिल है। 2500 से लेकर के 4500 मीटर की ऊंचाई पर कोटधारी वन मिलेंगे। इसमें फर है, स्प्रूव है। ठीक है, कोटधारी वन को शंकुधारी वन कहते हैं। ठीक है, शंकु वन या शंकुधारी वन, कोटधारी वन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तापमान प्रभावित कर रहा है। जैसे जैसे हिमालय में ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम होता चला जाएगा। ठीक है, तापमान के आधार पर इस तरह के वनस्पति का विकास हो रहा है। स्प्रूव, चीड़, सागौन, घास, काई, ठीक है, सॉरी ये काई लाइकेन इसमें आ जाएगा। 4500 से 4800 मीटर तुंद्रा या अल्पाइन वन आ जाता है। ठीक है, घास हो गया, लाइकेन हो गया। ठीक, 4800 से ऊपर सदा बर्फ जन्म आ रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए, अगर आप पूर्वी हिमालय में हैं, ठीक है, पूर्वी हिमालय में है तो लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर चले जाएंगे, ठीक, 4800 मीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो यहाँ पे वनस्पति वगैरह का थोड़ा सा विकास होगा। लेकिन आप पश्चिमी हिमालय में हैं तो 4500 मीटर की ऊंचाई पर हैं तो उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। बात ध्यान से सुनिए, जो पश्चिमी हिमालय है उसमें आप 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 4800 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे पूर्वी हिमालय में तो वहाँ पे कोई वनस्पति का विकास नहीं होगा। और पश्चिमी हिमालय में 4500 मीटर की ऊंचाई के बाद कोई इसी प्रकार की वनस्पति का विकास नहीं होता है। ठीक है, और अगले वाले वीडियो में हम लोग भारत में मिट्टियों के विकास को देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।